स्टार्ट करें क्लास? ठीक है। तो देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ये बता दिया था आपको देखो, तो पिछली क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ये बताया था मैंने आपको कि देखो, अगर अपने पास में एक प्लेन सरफेस है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो रखी है, तो उसका जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है? फ्लक्स क्या होता है उसका? ई ए कोस थीटा लिख दो या ई डॉट ए लिख दो। उसका जो फ्लक्स होगा वो ई ए कोस थीटा या ई डॉट ए आप लिख सकते हो, ठीक है। और अगर कोई क्लोज सरफेस अपने पास है, तो क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालने का तरीका क्या रहेगा? उसमें दो तरीके रहेंगे, या तो अलग अलग सरफेस का फ्लक्स निकाल के जोड़ लो। अच्छा, एक बात बताओ, छोटी छोटी चीजों को जोड़ना है तो इंटीग्रेशन बोलते हैं ना। तो अलग अलग सरफेस का फ्लक्स निकाल के जोड़ लो, या फिर एक एलिमेंट का फ्लक्स लेके उसको इंटीग्रेट कर लो, तो भी आपको उस क्लोज सरफेस का फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है ना। ये पिछली क्लास पर अपन ने बात की थी, और पिछली क्लास में क्यूब वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, याद है? देखो, वो लिख दिया ना आप लोगों ने। एक बार देखो, उसके अंदर कुछ और भी इंफॉर्मेशन है जो आपको देते हैं, आप इसको दोबारा मत लिखना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अपने पास पिछली क्लास में था, ये क्यूब अपने पास था, और इस क्यूब को आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा था। देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर इस क्यूब को रखा गया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, और मैंने आपसे इस क्यूब का फ्लक्स निकालने को बोला था, तो आपने क्यूब का फ्लक्स निकालने के लिए क्या करा था? इस क्यूब को 6 सरफेस में बांट लिया था, है ना। इसको 6 सरफेस में ब्रेक कर दिया था और हर एक सरफेस का फ्लक्स निकाला था। तो देखो, इस वाली सरफेस को आपने 1 नाम दिया था, इस वाली सरफेस को आपने 2 नाम दिया था। अच्छा, इस वाली सरफेस का जो फ्लक्स आया था वो माइनस ई ए स्क्वायर आया था। इस वाली का जो फ्लक्स आया था वो ई ए स्क्वायर आया था, और बाकी की 4 सरफेस का फ्लक्स 0 आया था। ये बात समझ में आ रही है? और टोटल फ्लक्स कितना आया था? अब एक बात ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाली सरफेस से एंटर हो रही है, बोलो। इस वाली सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर हो रही है कि बाहर जा रही है? और इस वाली सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है। तो जिस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर हो रही है, आप देखो उसका फ्लक्स आपके नेगेटिव निकला है। और जिस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही है, उसका जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव निकला है। यस और नो? और जिस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना तो एंटर हो रही है ना उससे बाहर निकल रही है, उस सरफेस का फ्लक्स 0 निकला है। देखो, कुछ सीन इस तरह का था, जैसे आप मान लो कि डस्टर आपके पास है, और ये डस्टर आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। अच्छा, इस वाले सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर हो रहा है, तो इसमें इनकमिंग फ्लक्स बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? इस वाली सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, इसका फ्लक्स आउटगोइंग। देखो, जो इनकमिंग फ्लक्स था वो नेगेटिव आ रहा है आपका, और आउटगोइंग फ्लक्स है वो पॉजिटिव आ रहा है। इस वाली सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना तो एंटर हो रही है ना बाहर आ जा रही है, बोलो क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस के पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस के क्या है? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के साथ तो पैरेलल है, लेकिन एरिया वेक्टर से परपेंडिकुलर है। देखो, एरिया वेक्टर तो ऊपर है ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस के पैरेलल होती है तो सरफेस का फ्लक्स 0 होता है। तो उस केस में ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर होती है ना बाहर जाती है, मतलब उस सरफेस में कोई फ्लक्स। इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर हो रही है, इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है, बट इस सरफेस के और इस सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? पैरेलल है। तो जिन सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल होती है उन सरफेस का फ्लक्स बोलो कितना होता है? 0। तो याद रखना, फ्लक्स केवल उसी सरफेस में होता है जिस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पार होती है। अगर किसी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर क्रॉस करती है तो सरफेस में फ्लक्स होगा। अगर किसी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर रही है, मतलब आर पार नहीं कर रही है, तो सरफेस का फ्लक्स नहीं होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस को आर पार कर रही है क्या? इसमें फ्लक्स है। इसको भी आर पार कर रही है, इसको आर पार कर रही है, इसको आर पार नहीं कर रही, इसके तो पैरेलल है, तो उस सरफेस में फिर फ्लक्स नहीं होगा। किस किस की बात समझ में आती है? और अगर क्लोज सरफेस का मामला है और लाइन अगर एंटर कर रही है किसी सरफेस में, तो उसका फ्लक्स नेगेटिव होगा। किसी सरफेस से अगर बाहर जा रही है तो उसका फ्लक्स पॉजिटिव होगा। बोलो क्लियर है? तो नोट लगा के लिख लो, फॉर क्लोज सरफेस इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन नेगेटिव and outgoing flux is taken positive. For a closed surface, incoming flux is taken negative and outgoing flux is taken negative. Sorry. For a closed surface, incoming flux is taken negative
एंड आउटगोइंग फ्लक्स इज टेकन पॉजिटिव। ठीक है, यहां तक की बात होगी। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है किसी को तो पूछो बेटा, कोई भी डाउट इसमें किसी को है? नहीं है ना? चलो उसके बाद में अगला हेडिंग लिखो, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम देखो बेटा, गॉस थ्योरम क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, साइंटिस्ट का नाम है ना? तो इन्होंने क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालने के लिए अपने को एक थ्योरम दी थी। और क्या थ्योरम है, ध्यान से सुन लेना आप लोग। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि जैसे मान लीजिए कि अपने पास कोई क्लोज सरफेस है ना? और याद रखना कि जो गॉस थ्योरम है केवल क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल होती है। प्लेन सरफेस पर हम गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। गॉस थ्योरम केवल कहां एप्लीकेबल है? केवल क्लोज सरफेस के लिए गॉस थ्योरम एप्लीकेबल होती है। बाकी अगर प्लेन सरफेस है तो फिर उसके लिए अगर फ्लक्स निकालना है तो फॉर्मूला है अपने पास, ई कोस थीटा या ई डॉट है, जो भी कन्वीनियंट है उससे काम करना है। क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालना, जैसे पिछली क्लास में क्यूब का फ्लक्स निकाला था, तो वहां पर अपन इसके अलग अलग पार्ट करके फ्लक्स निकाल के जोड़ लिया था। लेकिन अगर क्लोज सरफेस का मामला है तो एक और तरीका अपने पास इसका फ्लक्स निकालने का है, दैट इज गॉस थ्योरम। तो गॉस ने क्या बताया कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है। अब ये सरफेस किसी भी शेप की हो सकती है। सरफेस आपकी क्यूब हो सकती है, सरफेस आपकी सिलेंडर हो सकती है, आपकी स्पेरिकल सरफेस हो सकती है, किसी भी शेप की क्लोज सरफेस हो सकती है। ठीक है ना? एक रैंडम शेप की भी हो सकती है, जैसे रैंडम शेप की एक क्लोज सरफेस ले ली मैंने। ठीक है ना? ये कैसी सरफेस है? ये क्लोज सरफेस है ना? और क्लोज सरफेस पर जब अपन क्लोज सरफेस पर जब अपन गॉस थ्योरम लगाते हैं तो उस सरफेस को अपन गॉसियन सरफेस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मतलब वो सरफेस जिस पर आप गॉस थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं, दैट सरफेस इज आल्सो नोन एज गॉसियन सरफेस। ठीक है ना? मतलब आप इस पर गॉस थ्योरम लगाने जा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कुछ चार्जेस मेरे पास है, सपोज करिए कि एक पॉइंट चार्ज है Q1, एक पॉइंट चार्ज है Q2, एक पॉइंट चार्ज है Q माइनस Q3, एक पॉइंट चार्ज है माइनस Q4, और एक पॉइंट चार्ज है मान लीजिए कि Q5। अब आप देखो, कुछ चार्जेस तो सरफेस से बाहर रखे हुए हैं और कुछ चार्जेस सरफेस के अंदर रखे हुए हैं। कौन कौन अंदर है? Q1, Q2, माइनस Q3, माइनस Q4। अच्छा, ये जो चार्जेस है आपके सरफेस के अंदर रखे हुए हैं, तो इनको बोला जाता है एनक्लोज चार्ज। क्या बोला जाता है? जो चार्ज सरफेस के अंदर रखे होंगे उनको एनक्लोज चार्ज बोलेंगे, और जो Q5 है वो सरफेस के बाहर रखा हुआ है तो इसको बोलेंगे आउटसाइड चार्ज। तो एनक्लोज चार्ज कौन कौन है? Q1, Q2, माइनस Q3, माइनस Q4। और आउटसाइड चार्ज कौन कौन है? Q5 जो है आउटसाइड चार्ज। तो देखो, गॉस ने बताया कि अगर इस सरफेस का फ्लक्स अगर अपने को निकालना है, इस सरफेस का फ्लक्स निकालना है, अगर किसी क्लोज सरफेस का फ्लक्स अगर निकालना है, तो क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालने के लिए क्या करें? उस सरफेस में जितने भी इनक्लोज चार्ज हैं उन सभी का एल्जेब्रिक एडिशन कर दो, उन सभी का टोटल कर दो, और चार्जेस को टोटल करके एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। क्या करें? किसी भी क्लोज सरफेस का अगर फ्लक्स निकालना है तो उसके एनक्लोज चार्ज, इंपोर्टेंट वर्ड क्या है, जितने भी एनक्लोज चार्ज है उन सभी का एडिशन कर लो, और एडिशन करके और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, आपको उस क्लोज सरफेस का फ्लक्स मिल जाएगा। तो फाइव क्लोज जो होता है दैट इज समेशन क्यू एनक्लोज्ड, समेशन क्यू एनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसा करेंगे तो आपको उस क्लोज सरफेस का फ्लक्स मिल जाएगा। अच्छा, अगर मैं इस वाले डायग्राम में अगर आपसे समेशन क्यू एनक्लोज्ड अगर पूछता हूं तो बोलो समेशन क्यू एनक्लोज्ड दिखा देंगे क्या? कौन कौन समेशन क्यू एनक्लोज्ड दिखा देगा? एनक्लोज चार्जेस का टोटल करना है, बाहर वाले चार्जेस से मतलब नहीं रखना है इसमें। ठीक है ना? एनक्लोज चार्जेस कौन कौन है बोलो? Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4। क्या ये एनक्लोज चार्जेस है? तो अगर इस क्लोज सरफेस का फ्लक्स अगर मुझे लिखना है तो बताइए बेटा, इस क्लोज सरफेस का बोलो फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसा करेंगे तो आपको सरफेस का फ्लक्स मिल जाएगा। किस किस के बाद समझ में आएगी? तो ये इतना सिंपल सा गॉस थ्योरम है। बोलो क्लियर? गॉस थ्योरम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है कि गॉस थ्योरम केवल और केवल क्लोज सरफेस पर ही अप्लाई होता है। अगर प्लेन सरफेस हो तो फिर वहां पर गॉस थ्योरम आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने क्लोज सरफेस बना दी तो गॉस थ्योरम लगेगा, क्लोज सरफेस अगर नहीं है तो फिर वहां पर गॉस थ्योरम अप्लाई भी नहीं होगी। अच्छा, दूसरी बात, जो गॉस थ्योरम है ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टेट के लिए वैलिड नहीं होता। गॉस थ्योरम हर उस फील्ड के लिए एप्लीकेबल होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। जहां जहां भी जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, उन सभी फील्ड के लिए एप्लीकेबल होता है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टेट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। जो भी फील्ड, जैसे आपका ग्रेविटेशन फील्ड है, उसमें भी गॉस थ्योरम अप्लाई की जा सकती है, वहां का रूल अलग होगा।
लेकिन गॉस थ्योरम अप्लाई वहां पर भी की जा सकती है। बोलो बात समझ में आ रही? अपने सिर्फ इलेक्ट्रोस्टेट की बात है तो अपन इलेक्ट्रोस्टेट की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टेट में अगर अपने को गॉस थ्योरम लगानी है, किसी क्लोज सरफेस पर गॉस थ्योरम अगर लगानी है, तो उस क्लोज सरफेस में जितने भी इनक्लोज चार्ज है उनको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, टोटल करके एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, आपको उस क्लोज सरफेस का क्या मिल जाएगा? फ्लक्स मिल जाएगा। बोलो क्लियर है? तो लिखो बेटा इसको, लिखे ये, लिख दो, इसमें कोई स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो बेटा इसको। लिख दिएगा आपने ये? लिख दिएगा आपने? चलो इस पर और भी बात करें आगे। देखो पहले तो अपन गॉस थ्योरम पे क्वेश्चन की तरह किस तरह से आता है पहले उसको डिस्कशन करते हैं। देखो जैसे मान लो एक बार सब अच्छे तरह देखना, जैसे मान लो कि आपसे बोला जाता है कि अपने पास एक एक क्यूब है, अपने पास जैसे मान लीजिए क्यूब है और ये क्यूब आपने बना दिया यहाँ से, ठीक है? ये क्यूब आपके पास हो गया। अब आपसे बोला जाता है कि इस क्यूब के अंदर कुछ चार्जेस रखे हैं। जैसे मान लीजिए इस क्यूब के अंदर एक चार्ज रखा है, मान लीजिए कि प्लस में 1 कूलम, एक चार्ज रखा है मान लीजिए कि प्लस का 12 कूलम, चलो जो वैल्यू आ गया दो, एक चार्ज रखा है मान लीजिए माइनस का 3 कूलम, ठीक है? और मेरा सवाल ये है कि इस क्यूब का फ्लक्स निकाल के दीजिए। तो इस क्यूब का फ्लक्स निकाल के दे सकते हैं? कौन कौन इस क्यूब का फ्लक्स निकाल देगा, जल्दी बताओ क्या होना चाहिए? अगर इस क्यूब का फ्लक्स अगर निकालना है तो बोलो गॉस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं। तो गॉस थ्योरम में कहती है कि अगर किसी क्लोज सरफेस का अगर फ्लक्स निकालना है, जिस क्लोज सरफेस को अपन गॉसियन सरफेस नाम दे सकते हैं, तो आपको उस सरफेस के इनक्लोज चार्ज को ऐड करके और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना है। बोलो इसमें इनक्लोज चार्ज कौन कौन है? इसमें इनक्लोज चार्ज है 12 कूलम प्लस 1 कूलम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बोलो इस क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो क्या 13 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा? तो इस क्यूब का जो फ्लक्स होगा दिस विल बी 13 अपॉन एप्सिलॉन। हाँ एग्जामिनर चाहे तो आगे आपसे और भी सोल्व करा सकता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर सकते हैं 8.85 इंटू 10 की पावर -12। बोलो क्लियर है? तो ये इस तरह से आपने क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकाल दिया। ठीक है, लिखो बेटा इसको भी। लिख दिया ना आपने? एक और न्यूमेरिकल लिखे इस पर, लिखे फॉर अ क्लोज सरफेस, फॉर अ क्लोज सरफेस incoming flux, for a closed surface incoming flux is 5 into 10 power 4 for a closed surface,
incoming flux is 5 into 10 power 4 voltmeter. Incoming flux 5 into 10 power 4 voltmeter, and outgoing flux 4 into 10 power 4 voltmeter. Outgoing flux 4 into 10 power 4 voltmeter. ठीक है. Calculate total charge enclosed in surface. Calculate total charge enclosed in surface. अब एक बार सब लोग इधर देख लो. देखो बहुत ही सिंपल सा सवाल है. अच्छा एक बात बताना, ध्यान से सुनना. अगर मुझे क्लोज सरफेस का अगर फ्लक्स लिखना है तो बोलो क्लोज सरफेस का फ्लक्स मेरे पास होता है समेशन क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट. बोलो यही होता है. ये क्लोज सरफेस का फ्लक्स अपने पास होता है. अच्छा मैं क्लोज सरफेस का फ्लक्स ऐसे भी लिख सकता हूँ. जैसे मान लीजिए अगर मुझे क्लोज सरफेस का फ्लक्स लिखना है तो एक काम करो, मुझे ये पता है कि उसमें कितना इनकमिंग फ्लक्स और कितना आउटगोइंग फ्लक्स है. तो इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स को अगर मैं टोटल कर दूं तो क्या मैं नेट फ्लक्स निकाल सकता हूँ? बोलो. मुझे पता है कि उसका इनकमिंग फ्लक्स इतना और आउटगोइंग फ्लक्स इतना है. अगर आप दोनों फ्लक्स को जोड़ दो तो भी आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा. अब एक बात का ध्यान रखना कि जब आप इनकमिंग फ्लक्स की वैल्यू लिख रहे हो तो उसको माइनस में लिखना और आउटगोइंग फ्लक्स को प्लस में लिखना. तो बताइए क्या आप उसका टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं? अगर टोटल फ्लक्स निकालना है तो बोलो क्या करें, इनकमिंग फ्लक्स प्लस आउटगोइंग फ्लक्स. अगर इन दोनों फ्लक्स को जोड़ देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा. अच्छा बताओ इनकमिंग फ्लक्स कितना है? 5 इंटू 10 पावर 4. लेकिन माइनस में या प्लस में? ये माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस में 5 इंटू 10 की पावर 4. आउटगोइंग फ्लक्स को क्या प्लस में लेंगे ना, तो 4 इंटू 10 पावर 4. तो बोलो ये आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर 4. अच्छा ये तो क्या आ गया बेटा? अच्छा ये तो नेट फ्लक्स आ गया. और नेट फ्लक्स क्या क्यू इनक्लोज अपन एप्सिलॉन नॉट होता है. या फिर आप ऐसा लिख दो जो समेशन क्यू इनक्लोज होगा, टोटल जो इनक्लोज चार्ज होगा दैट इज इक्वल्स टू 5 क्लोज इनटू एप्सिलॉन नॉट. अरे बोलो 5 क्लोज इनटू एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिख सकते हैं ना. बोलो क्लोज सरफेस का फ्लक्स कितना है? -1 इंटू 10 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन नॉट. तो ये आपके पास आ जाएगा -1 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12. इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 8.85 इंटू 10 की पावर -8 और कूलाम आ जाएगा. बोलो क्लियर है ना. तो ये इनक्लोज चार्ज आपने निकाल दिया. अच्छा अब एक बात और देखते हैं. ये जो एग्जांपल है ये कुछ समझाने के लिए लिया था मैंने. अच्छा यहाँ पर अगर इस वाले एग्जांपल को अगर आप प्रैक्टिकली समझे, ध्यान तो सुनना. अच्छा जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्लोज सरफेस है. आप इसको एक बार आप साइड में रखें. जैसे मान लो मेरे पास एक क्लोज सरफेस है. इसके अंदर सपोज करिए कि मैंने एक प्लस चार्ज को रखा है. किसको रखा है? जैसे मान लो ये कोई क्लोज सरफेस है. जैसे मान लो ये कोई स्फेरिकल सरफेस है मेरे पास. इस पर एक क्लोज सरफेस है. इस पर एक क्लोज सरफेस होती है. क्या गोस थ्योरम लगा सकता हूँ? जैसे मान लीजिए इसके अंदर एक प्लस चार्ज रखा है. आपने क्या रखा है? अगर आप इस प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे तो देखो प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना इस तरह से बनेगी. इस पेयर के अंदर अगर माइनस चार्ज रखा होता तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इस तरह से बनती. बोलो मानते हो? देखो ये प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये माइनस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है. अब एक बात बताओ, अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर प्लस चार्ज रखा हुआ है तो उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगे, एंटर करेंगे. तो उस सरफेस का नेट फ्लक्स जो है वो आउटगोइंग फ्लक्स होगा. बोलो मानते हो? अच्छा अगर किसी सरफेस में नेगेटिव चार्ज अगर रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें एंटर करेंगे, बाहर निकलेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें एंटर करेंगे. तो देखो इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है और इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है. तो जब किसी सरफेस में पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसकी वजह से लाइन बाहर जाती है और नेगेटिव चार्ज होता है तो सरफेस में लाइन एंटर करती है. बोलो मानते हो? अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ पर जो मैंने आपको डेटा दिया है अब इस वाले क्वेश्चन में, इसमें मैंने इनकमिंग फ्लक्स आपको दिया है 5 इंटू 10 पावर 4. 5 इंटू 10 पावर 4 का मतलब होता है 50,000. कितना होता है? इनकमिंग है सॉरी आउट गोइंग है 4 इंटू 10 पावर 4 मतलब 40,000. मतलब एक क्लोज सरफेस अपने पास है, उसमें 50,000 लाइंस तो आ रही है और 10 और 40,000 लाइंस बाहर जा रही हैं. कितनी लाइंस आ रही है? 50,000 आ रही है और 40,000 लाइंस बाहर जा रही है. तो बताइए नेट क्या हो रहा है? नेट जो है वो 10,000 लाइंस अंदर आ रही है. बोलो 50,000 आके 40,000 अगर बाहर निकल रही है तो बोलो क्या नेट 10,000 लाइंस क्या बाहर जा रही है? सॉरी 10,000 लाइंस अंदर आ रही है.
अब बताइए नेट फ्लक्स अगर इनकमिंग फ्लक्स है तो बताइए आपके सरफेस में चार्ज कैसा है, पॉजिटिव और नेगेटिव? बोलो। नेट फ्लक्स उसके अंदर नेट जो इनक्लोज चार्ज है वो नेगेटिव है। अगर सोच के देखो, जैसे कि अगर मेरे पास कोई क्लोज सरफेस है, मेरे पास कोई क्लोज सरफेस है, उसमें 1000 लाइन आई और 1000 लाइन वापस चली गई। बोलो। 1000 लाइन आई और 1000 लाइन वापस से बाहर चली गई, तो जितनी इनकमिंग है उतनी आउटगोइंग है। तो इनकमिंग फ्लक्स हो गया -1000 और आउटगोइंग फ्लक्स हो गया +1000। तो बोलो नेट फ्लक्स कितना? तो नेट फ्लक्स अगर जीरो है तो बोलो इनक्लोज चार्ज भी जीरो है। इसका मतलब आपके सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है। सोच के देखो, अगर आपके सरफेस में अगर पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड होता, कैसा चार्ज? तो मान लीजिए 10,000 लाइन से उसके अंदर आ रही है, तो 10,000 से ज्यादा जाएंगे या कम जाएंगे? ज्यादा जाएंगे, क्योंकि जो 10,000 आ रही है और ये जो प्लस चार्ज आपका बैठा है, क्या ये भी अपनी तरफ से कुछ लाइन प्रोड्यूस करेगा? तो इसकी वजह से भी कुछ लाइन बाहर जाएंगे। तो जितनी लाइन्स आ रही है, अगर उससे ज्यादा लाइन्स अगर जा रही है, मतलब इनकमिंग कम है और आउटगोइंग ज्यादा है, तो नेट चार्ज इज पॉजिटिव। इनकमिंग ज्यादा है और आउटगोइंग कम है तो नेट चार्ज इज नेगेटिव। और इनकमिंग और आउटगोइंग लाइन्स अगर बराबर है तो नेट चार्ज इज जीरो। इसका मतलब अगर आपसे बोला जाए कि किसी क्लोज सरफेस का नेट फ्लक्स जीरो है, उससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? उस सरफेस के अंदर नेट एनक्लोज चार्ज कितना है? जीरो है। बोलो क्लियर है? मैं ये नहीं कह रहा कि उस सरफेस में चार्ज ही नहीं है, चार्ज तो हो सकता है, लेकिन चार्ज का टोटल जीरो है। ये भी पॉसिबल है कि जैसे क्लोज सरफेस में एक प्लस क्यू रखा हो और एक माइनस क्यू रखा हो। अरे बोलो। नेट एनक्लोज चार्ज जीरो है। मैं ये नहीं कह रहा कि चार्ज जीरो है सरफेस में, चार्ज तो प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन टोटल करेंगे ना जब उस चार्ज का, तो डेफिनेटली जीरो के बराबर आएगा अगर किसी क्लोज सरफेस का फ्लक्स जीरो है तो। बात समझ में आ रही है? अगर किसी क्लोज सरफेस का फ्लक्स अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? नेट एनक्लोज चार्ज पॉजिटिव है। बोलो। अगर किसी सरफेस का नेट फ्लक्स इनकमिंग है, इसका मतलब है कि उस सरफेस के अंदर नेगेटिव चार्ज एनक्लोज्ड है। ये बात किस किस को क्लियर है? किसको कंफ्यूजन है? क्लियर है मामला? चले तो नोट लगा के लिख लें इसके नीचे। ये जो क्वेश्चन अभी आपने लिखा है ना, इसके नीचे नोट लगा के लिख लें। फॉर अ क्लोज सरफेस, for a closed surface if for a closed surface if summation q enclosed equal to 0, for a closed surface if summation q enclosed equal to 0, then phi incoming equal to phi outgoing. For a closed surface if summation q equal to 0, then phi incoming equal to phi outgoing. क्लियर है ना बेटा पॉइंट? चलो अब जो गॉस थ्योरम है, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर अपन बात करते हैं। अब देखो एक बात बताना, ध्यान से सुनना। देखो पिछली क्लास में अपन ने एक न्यूमेरिकल करा था, ये क्यूब वाला। देखो पिछली क्लास में एक न्यूमेरिकल करा था हमने, ये क्यूब वाला न्यूमेरिकल करा था, याद है? अच्छा एक बात बताओ, इस क्यूब को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, रखा था ना? आपने इस क्यूब का फ्लक्स निकाला था, कितना आया था? आपको पता है टोटल फ्लक्स की बात कर रहे हैं, टोटल फ्लक्स का क्यूब का जीरो आया था। क्या क्यूब एक क्लोज सरफेस है? तो अगर बताइए किसी क्लोज सरफेस का फ्लक्स अगर जीरो आ रहा है, इसका मतलब आप कंक्लूजन क्या कर सकते हो? अगर मान लीजिए मैं इसी सवाल में ही आपसे पूछता कि बताइए इसमें इनक्लोज चार्ज कितना है बताइए, तो क्या आंसर कर देते? अभी ब्रेक नहीं हुआ, अभी ब्रेक नहीं हुआ। क्या खा रही हो? टिफिन खा रही हो अभी से? फिर हाँ ठीक है, चलो इधर देखो, चलो कंटिन्यू कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी रहनी चाहिए क्लास में, कोई बात नहीं। इधर देखिए आप लोग, तो जैसे अपने पास एक क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस है, तब एक बात बताइए मेरे को कि इसका फ्लक्स कितना आया था बेटा? जीरो। क्या इसमें इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स बराबर था? तो अगर किसी क्लोज सरफेस का नेट फ्लक्स अगर जीरो आ रहा है, मतलब उसमें इनकमिंग और आउटगोइंग फ्लक्स अगर बराबर आ रहा है, तो उससे मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि इसका नेट एनक्लोज चार्ज कितना है। तो अगर इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता कि नेट एनक्लोज चार्ज बताइए, तो क्या आप आंसर कर सकते थे? कितना आंसर होता? जीरो उसका आंसर होता। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, लिख दिया था आपने वो सब? क्या क्या लिखना था? वो क्या? अरे वो क्या? ये फोटो, ये नहीं लिखा था अभी तक? लिखो फटाफट लिखो।
हाँ बोल बेटा। फिर से बता, देखो एक क्लोज सरफेस है मान लो, उसमें 50,000 लाइंस इनकमिंग है और 40,000 लाइंस आउटगोइंग है। मतलब आप ऐसे समझो कि आपकी सरफेस में कोई ऐसा बैठा है, 50,000 लाइन आ रही है लेकिन उससे 40,000 ही लाइन बाहर निकल रही है। मतलब उसके अंदर कोई ऐसा चार्ज बैठा है जो लाइंस खाने का काम कर रहा है। अब कौन सा चार्ज लाइन खाता है? अगर प्लस चार्ज होता तो वो तो अपनी तरफ से लाइन प्रोड्यूस करता, और माइनस चार्ज का काम है लाइंस को खाने का। ये समझाने का तरीका हो गया, ठीक है। तो माइनस चार्ज जो है लाइन खाने का काम कर रहा है, मतलब नेट इनक्लोज चार्ज आपकी सरफेस में कैसा है? नेगेटिव। अगर मान लो 50,000 आती और 60,000 अगर बाहर जाती तो क्या होता? 50,000 आती और 60,000 लाइन अगर बाहर जाती तो मतलब कोई ऐसा चार्ज बैठा है जो लाइंस प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है, और लाइन प्रोड्यूस कौन करता है? और अगर मान लीजिए 50,000 आ रही है और 50,000 ही बाहर जा रही है, मतलब न तो कोई लाइन खा रहा है और न कोई लाइन को प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब टोटल इनक्लोज चार्ज कितना हो गया? जीरो हो गया, ठीक है। हाँ, और कोई कंफ्यूजन है किसी को? अब लिखिए इंपोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गॉस थ्योरम। इंपोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गॉस थ्योरम, देखो फर्स्ट पॉइंट लिखे इसमें, इंपोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गॉस थ्योरम, फटाफट लिखो इसमें। लिखे इसमें, दिस लॉ is valid only for closed surface. This law is valid only for closed surface. Closed surface के ब्रैकेट में लिख देना Gaussian surface. This law is valid only for closed surface. ब्रैकेट में Gaussian surface. स्पेलिंग लिखनी है क्या? इधर देखो, Gaussian surface हो गया ना। अगला पॉइंट लिखो, दिस लॉ इज वैलिड फॉर, दिस लॉ इज वैलिड फॉर all vector fields. This law is valid for all vector fields obeying inverse square law. This law is valid for all vector fields obeying inverse square law. समझ गए ना? जो भी फील्ड 1/r² लॉ को फॉलो करेंगे ना, उन सभी फील्ड के लिए एप्लीकेबल है। अपने इलेक्ट्रोस्टेट में ये लॉ फॉलो होता है, तो यहाँ पर ये एप्लीकेबल है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखें। अगला पॉइंट, चलो अगले पॉइंट को लिखाने के पहले थोड़ा अपन समझा देते हैं आपको, ठीक है। अच्छा एक बात बताना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब एक पॉइंट इधर देखना बेटा, सब लोग है ना, ध्यान से सुनना और समझना। जैसे मान लो मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, जैसे मान लेते कि मेरे पास एक स्पेयर है ना, एक स्पेरिकल क्लोज सरफेस है मेरे पास एक सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस है, ठीक है, और मेरे पास मान लीजिए कि एक रेंडम शेप की क्लोज सरफेस है, ठीक है। तीनों क्लोज सरफेस है ये, है ना। अब देखो ये स्पेयर आपको सर्कल जैसा दिखता है जब अपन बोर्ड पे बनाते हैं तो, ठीक है ना, लेकिन लिख दिया मैंने इसके ऊपर क्या है वो, तो स्पेयर ही है वो, स्पेयर है। उसके बाद ये क्या है? सिलेंडर, और वो भी एक रैंडम शेप की क्लोज सरफेस है। तीनों क्लोज सरफेस अपने पास, ठीक है। अच्छा मैंने क्या करा, इस स्पेयर के अंदर क्यू रखा, सिलेंडर में भी क्यू रखा, और रैंडम शेप की सरफेस में भी मैंने क्यू रखा। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार मुझे तीनों क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकाल के दो, क्या निकाल दोगे? कौन कौन तीनों क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकाल देगा बताओ? लगा दो गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स चाहिए तो उस सरफेस में इनक्लोज चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। तो बता बेटा, इस वाली क्लोज सरफेस का फ्लक्स अगर मैं पूछूंगा तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस वाली का फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस वाली का फ्लक्स, इस वाली का फ्लक्स भी बोलो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्लियर है? तो देखो तीनों क्लोज सरफेस का फ्लक्स सेम है कि डिफरेंट है? अच्छा तीनों क्लोज सरफेस में क्या इनक्लोज चार्ज सेम है? इसका मतलब अगर आपके पास में अलग अलग शेप की क्लोज सरफेस है, बट अगर इनक्लोज चार्ज उनका सेम है तो उनका फ्लक्स भी सेम होगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो क्लोज सरफेस का फ्लक्स होता है वो उसकी शेप पर डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई क्यू चार्ज है, इसको मैंने एक बार स्फीयर में इनक्लोज कर दिया,
इसको मैंने एक बार सिलेंडर में इनक्लोज कर दिया और इसको मैंने एक बार रैंडम शेप की सरफेस में इनक्लोज कर दिया। चार्ज वही है, अलग अलग शेप के सरफेस में मैंने इनक्लोज किया, तो बोलो फ्लक्स अलग अलग आएगा सेम आएगा? इसका मतलब क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होता है वो सरफेस की शेप पर डिपेंड करता है क्या? सरफेस की शेप पर डिपेंड नहीं करता। किसी भी शेप की सरफेस हो, अगर इनक्लोज चार्ज अगर सेम है तो उनका फ्लक्स भी सेम होगा। बोलो क्लियर है? अच्छा एक और बात, जैसे मान लीजिए कि ये क्यू चार्ज मैंने अभी स्फीयर के सेंटर पे रखा, तो इसका फ्लक्स बोलो कितना होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस चार्ज को मैंने मान लीजिए सेंटर से उठाकर यहां रख दिया, मतलब इनसाइड इसको डिस्प्लेस कर दिया। इस सरफेस के अंदर मैंने चार्ज की पोजीशन बदल दी, जैसे चार्ज यहाँ था और चार्ज को मैंने अंदर ही रखा है लेकिन यहाँ पर रख दिया। चार्ज की मैंने क्या बदली? लेकिन अंदर के अंदर बदली है, चार्ज को अंदर से उठाकर बाहर नहीं रखा मैंने, है ना? चार्ज की मैंने अंदर के अंदर क्या बदल दी? पोजीशन। बोलो फ्लक्स वही होगा कि अलग होगा? दूसरी बात, जो क्लोज सरफेस का फ्लक्स होता है वो इनसाइड चार्ज की पोजीशन पर डिपेंड, इनसाइड चार्ज की पोजीशन बोल रहा हूँ। अगर आपने उसको बाहर रख दिया तो फ्लक्स बदल जाएगा, अंदर के अंदर अगर आप उसकी पोजीशन बदल रहे हो तो फिर उसका फ्लक्स नहीं बदलेगा। बोलो मामला क्लियर है? तो लिखो बेटा अगला पॉइंट। देखिए फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस is independent, flux through closed surface is independent of its shape and size. Flux through closed surface is independent of its shape and size. अच्छा देखो साइज पर भी डिपेंड नहीं करेगा। क्यों डिपेंड नहीं करेगा? अच्छा जैसे मान लीजिए मेरे पास एक आर रेडियस का स्पेयर है, उसमें मैंने क्यू चार्ज इनक्लोज कर दिया, इसका फ्लक्स बोलो? अगर मैंने यही क्यू एक 2r रेडियस के स्पेयर में अगर इनक्लोज किया होता तो भी फ्लक्स तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आता है ना। इसका मतलब क्लोज सरफेस का फ्लक्स क्या बोलो इस सरफेस के साइज पर डिपेंड कर रहा है। आपने एक बार क्यू को आर रेडियस के स्पेयर में क्लोज किया, एक बार उसी क्यू को 2r रेडियस के स्पेयर में क्लोज किया, दोनों बार फ्लक्स सेम है कि अलग अलग है? मतलब क्लोज सरफेस का फ्लक्स सरफेस की साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा, सरफेस के शेप पर डिपेंड नहीं कर रहा, और किस पर डिपेंड नहीं कर रहा? पोजीशन ऑफ इनसाइड चार्ज। बोलो क्लियर है ना? इनसाइड चार्ज की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता। तो देखो ये जो पॉइंट आपने लिखा है ना उसमें डायग्राम बना दो आप लगते हैं। हाँ लिख दिया बेटा आपने। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को? ठीक है अगला पॉइंट लिखो इसमें। लिखो फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, flux through Gaussian surface independent of flux through closed surface अरे हेडिंग कब बोला मैंने? अगला पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट्स में अगला पॉइंट बोल रहा हूं मैं। फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ चार्ज, पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड इट, पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड इट। ठीक है ना? पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड इट। उसके बाद में अगला पॉइंट लिखे फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस डिपेंड्स, बताओ किस पर डिपेंड करता है फिर क्लोज सरफेस का फ्लक्स? नहीं चार्ज मत बोलो, चार्ज बोलना इनकम्प्लीट रहेगा क्योंकि 400 में बाहर भी रख सकता था। जैसे एक बात बताओ, इस वाली सरफेस का जो फ्लक्स है किस किस पर डिपेंड करता है? Q1 Q2 माइनस Q3 माइनस Q4। क्या इस क्लोज सरफेस का फ्लक्स Q5 पर डिपेंड करता है? तो अगर आपने चार्ज बोला तो चार्ज का मतलब है तो Q5 भी समझ लूंगा। तो क्या बोलूं?
एनक्लोज चार्ज डिपेंड करता है केवल एनक्लोज, सुनो अभी बात पूरी नहीं। तो क्लोज सरफेस का फ्लक्स डिपेंड करता है केवल एनक्लोज चार्ज पर और साथ ही साथ मीडियम पर, मीडियम पर भी डिपेंड करता है। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, कि जैसे मैंने अभी फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया, मैंने बोला कि मेरे पास एक स्पेयर है, उसके अंदर क्यू एनक्लोज चार्ज है, इसका फ्लक्स लिखाओ, क्या फ्लक्स लिखवा दोगे? कौन कौन इसका फ्लक्स लिखा देगा, जल्दी बोलो। इसका फ्लक्स क्या होगा? इसका फ्लक्स होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी इस स्पेयर का फ्लक्स है। बोलो क्लियर है? मैंने क्या करा, इस स्पेयर को किसी मीडियम में ले जाकर डिप कर दिया, स्पेयर को मैंने किसी मीडियम में ले जाकर डिप कर दिया, और अब उस मीडियम में इस स्पेयर का फ्लक्स बताओ। क्या बोलो, मीडियम में स्पेयर का फ्लक्स बता सकते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखो, मीडियम और वैक्यूम वाले फॉर्मूला में केवल एक ही डिफरेंस होता है, वैक्यूम वाले फॉर्मूला में एप्सिलॉन नॉट आता है, यस और नो, और मीडियम वाले फॉर्मूला में एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी आ जाता है। तो बताइए, जैसे आप इस स्फीयर को किसी मीडियम में ले जाकर डिप करेंगे तो इसका जो फ्लक्स होगा, दिस इज क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। बोलो फ्लक्स वही रहा कि बदल गया? ये फॉर्मूला तो हो गया वैक्यूम के लिए, और एप्सिलॉन नॉट को अगर एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो फॉर्मूला बन गया मीडियम के लिए। तो बोलो, क्लोज सरफेस का फ्लक्स क्या मीडियम डिपेंडेंट होता है? तो क्लोज सरफेस का फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है बताओ? एक तो डिपेंड कर रहा है एनक्लोज चार्जेस पर, और दूसरा डिपेंड कर रहा है मीडियम पर। बोलो क्लियर? तो लिखते हैं, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस डिपेंड्स ऑन, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस डिपेंड्स ऑन, मैं क्लोज सरफेस को कई बार गॉसियन सरफेस भी बोलूंगा, तो कई बार क्लोज सरफेस लिखा हो या गॉसियन सरफेस लिखा हो, मतलब एक ही उसका, ठीक है? तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस या फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस डिपेंड्स ऑन enclosed charge, enclosed charge and medium, enclosed charge and medium। क्लियर है? यहां तक अगर कोई डाउट है किसी का मन में तो पूछ लो बेटा, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं है ना? कोई डाउट है क्या यहाँ तक किसी को? अब देखो उसके बाद में लिखे, अब देखो जो फ्लक्स है ना, कुछ क्यूब वाले क्वेश्चन आते हैं, क्यूब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं फ्लक्स से, तो पहले उन क्वेश्चन को अपन देखते हैं किस तरह के यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ठीक है? हेडिंग लिख लो एक बार, क्यूब प्रॉब्लम, क्यूब प्रॉब्लम्स, ये लिख लो पहले तो आप। हेडिंग लिखना है क्या? क्यूब प्रॉब्लम्स, ठीक है? अब इधर देखें आप लोग, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं क्यूब के बारे में। पहले क्यूब के बारे में पूरी जानकारी आपको नहीं चाहिए। जैसे मान लो बेटा ये क्यूब अपने पास है, ये क्यूब अपने पास है, ठीक है? अच्छा, कितनी साइड होती है क्यूब में? तुम्हारी ऐसी 12 साइड होती है, 12। तो मैंने साइड ही तो पूछा है, तुम सरफेस क्यों बता रहे हो मेरे को? मैंने साइड पूछा है कि सरफेस पूछा है? तो साइड तो 12 होती है ना। कितनी सरफेस होती है? कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं। कितने सेंटर होते हैं? हाँ, कितने? 7 सेंटर होते हैं। एक ही सेंटर होता है भाई, एक ही सेंटर होता है, ये रहा। तुम लोग यार बताओ, क्यूब के बारे में अगर तुम्हें जानकारी सही नहीं होगी तो मैं क्यूब वाले सवाल कैसे पूछूंगा तुमसे? तुम पहले क्यूब के बारे में जानकारी सही। क्यूब में कितनी साइड होती है? 12। मैं आपको बता देता हूँ, 1 2 3 और 4, 5 6 7 और 8। वेरी गुड। 10 11 हो गया, ठीक है? ये क्यूब हो गया, टोटल 12 साइड हो गई, इसमें 8 कॉर्नर्स होते हैं इसके अंदर। एक, ये क्यूब का सेंटर हो गया। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? विच डायगोनल? साइड डायगोनल। क्या बोलेंगे? अच्छा, एक बात और बताना कि इसको, और अगर मैं इस पॉइंट को अगर मिला दूं तो बॉडी डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, और ये क्या हो गई? अच्छा, ये जानकारी होनी चाहिए। अगर ये लेंथ है ना, तो ये जो बॉडी डायगोनल होता है ये होता है √2a, और साइड डायगोनल होता है √3a। पता है कि नहीं पता? ये कहाँ पता है आपको? नहीं पता तो याद रख लेना बेटा। जैसे चलो ठीक है, थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं अपन। जैसे ये अपना रूम है ना, इसको अपन क्यूब कंसिडर कर सकते हैं एक बार के लिए। अपन रूम को, इस रूम को क्यूब कंसिडर कर सकते हैं। अब इस रूम के अंदर देखोगे टोटल 6 सरफेस है, देखोगे ना। एक तो ये वाली बॉल, एक ये, आमने सामने की 2 हो गई,
बोर्ड और बोर्ड के सामने वाली वॉल, 4 हो गई। छत और ये फ्लोर, टोटल कितनी सरफेस हो गई? 6 सरफेस हो गई। बोलो, तो ये रूम अपन एक क्यूब कंसिडर कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये जो आपके सामने जो बोर्ड दिख रहा है, ये इसकी एक जो वॉल दिख रही है ना आपको, अच्छा मैं अगर उस कॉर्नर से, अगर उस वाले कॉर्नर को मिला देता हूं तो ये क्या बनेगा? ये साइड डायगोनल होगा, होगा ना? अगर क्यूब की साइड अगर ए मान लें तो इसकी लेंथ बताओ साइड डायगोनल की, क्या? √2 है। कंफर्म? अगर मैं इस वाले कॉर्नर को उधर के ऊपर वाले कॉर्नर से मिलाऊं तो लेंथ कितनी है? अच्छा वो तो साइड ही हो गई ना। इस वाले कॉर्नर को इधर के नीचे वाले कॉर्नर से मिलाऊं तो, अच्छा ये भी क्या हो गया? बॉडी डायगोनल हो गया। सॉरी सॉरी, साइड डायगोनल हो गया ना अभी। अगर मैं इस कॉर्नर को उधर के नीचे वाले कॉर्नर से मिलाऊं तो क्या बॉडी डायगोनल हो गया? इसकी लेंथ कितनी हो गई? √3 हो गई। बोलो क्लियर है? अच्छा कितने कॉर्नर है इसमें? कहाँ कहाँ पर है बताना एक बार। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा इसमें ठीक है, 6 तो सरफेस हो गई, 8 कॉर्नर हो गए, 12 साइड हो गई, एक सेंटर हो गया। ठीक है भाई। अच्छा और एक सरफेस में कितने साइड डायगोनल बनेंगे? एक सरफेस में कितने साइड डायगोनल? 2 बनेंगे ना। एक साइड डायगोनल ये हो गया और एक साइड डायगोनल ये हो गया, तो एक सरफेस में अगर 2 साइड डायगोनल बन रहे हैं तो 6 सरफेस में 12 बन जाएंगे। क्लियर है बात? अच्छा ठीक है। अब क्यूब के बारे में ये तो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन, अब इस पर करना शुरू करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है ना? अब आप इधर देख लो सब लोग। ठीक है, देखो अपने पास एक क्यूब दिया रहेगा, इस पे क्वेश्चन किस तरह से आएंगे ध्यान से सुनना। एक क्यूब अपने को दिया रहेगा कि जैसे क्यूब दे दिया आपको एक, ठीक है, ये क्यूब हो गया। इसमें डायग्राम के बहुत सारे बनेंगे तो ध्यान से सुनना और समझना। देखो सबसे पहले तो आपसे बोला जाता है कि चार्ज जो है वो सेंटर पे रखा है। चार्ज कहाँ रखा है बेटा? क्यूब के सेंटर पे रखा है। तो देखो ये क्यूब का सेंटर हो गया जहां पर मान लीजिए कि क्यू चार्ज रखा हुआ है। कितना है? अच्छा सबसे पहले तो आपसे बोला जाता है क्या इस क्यूब का फ्लक्स बता सकते हो? बोलो कौन कौन क्यूब का फ्लक्स बता देगा? बता दोगे? बोलो 5 क्यूब। बताओ बेटे कितना है? अच्छा क्लोज सरफेस से तो गोस थ्योरम लगा दिया सीधा आपने। क्लोज सरफेस के लिए गोस थ्योरम में बोलती है आपको अगर इसी क्लोज सरफेस का अगर फ्लक्स निकालना है तो उस सरफेस में एनक्लोज चार्ज को टोटल करो और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करो, क्लोज सरफेस का फ्लक्स आपको मिल जाएगा। बोलो क्लियर? क्यूब एक क्लोज सरफेस है, एनक्लोज चार्ज कितना बेटा? क्यू, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करते फ्लक्स मिल जाएगा। अच्छा ये फ्लक्स तो किसका है? क्यूब का है। बोलो क्लियर है? अब आप इसको इस तरह से विजुलाइज करो कि जैसे जो चार्ज है ना वो अपने इस रूम के सेंटर पे, रूम का सेंटर कहाँ होना चाहिए? ये कैमरा वाली पोजीशन मान लो, लगभग एग्जैक्ट सेंटर तो नहीं है ये रूम का, लेकिन थोड़ा सा मान सकते हैं विजुलाइज करने के लिए। मान सकते हैं ना? ये जो कैमरा वाली पोजीशन है इस रूम का सेंटर मान सकते हैं एक बार के लिए समझने के लिए। चार्ज अगर यहाँ रखा है, अगर मान लो यहाँ पर अगर कोई चार्ज रखा है तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो सब डायरेक्शन में निकलेंगी। इधर वाली सरफेस से भी पास करेंगी, इधर वाले से भी पास करेंगी, ऊपर वाले से भी करेंगे और नीचे वाली सरफेस से भी पास करेंगी। बोलो मानते हो इस बात को? अब एक बात बताओ, सिमेट्री की वजह से मैं बोल सकता हूँ कि चार्ज से जो भी फील्ड लाइंस निकलेंगी, चार्ज अगर सेंटर पर रखा है तो उस चार्ज से अगर जो भी फील्ड लाइंस निकलेंगी वो फील्ड लाइंस हर सरफेस को इक्वल पास करेगी। जितनी फील्ड लाइंस इस सरफेस को क्रॉस कर रही है उतनी इसको क्रॉस कर रही है, उतनी बोर्ड को क्रॉस कर रही है, उतनी पीछे वाली को, उतनी छत को, उतनी फ्लोर को। बोलो हर सरफेस से इक्वल, जो इक्वल फील्ड लाइंस है वो क्रॉस करेंगी। तो हर एक सरफेस का फ्लक्स सेम होगा कि अलग होगा? बोलो। अगर चार्ज सेंटर पे, अगर आपका चार्ज सेंटर पे रखा है तो चार्ज से जो निकलने वाली फील्ड लाइन से वो हर एक सरफेस को इक्वल नंबर में पास कर रही है, हर सरफेस को इक्वल नंबर में क्रॉस कर रही है। तो हर सरफेस का फ्लक्स सेम होगा कि अलग अलग होगा? तो हर एक सरफेस का फ्लक्स सेम होगा। बोलो क्लियर है? तो एक बात बताओ, जो भी क्यूब का फ्लक्स है वो कितने सरफेस में बट रहा है? 6 सरफेस में। बोलो मानते हो ना? क्यूब का जो फ्लक्स है वो टोटल 6 सरफेस में बट रहा है। तो क्यूब का फ्लक्स कितना है अभी? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार एक सरफेस का फ्लक्स बताओ कितना, बताओ एक सरफेस का फ्लक्स बताओ कितना है? अरे तुम तो एक बात बताओ कि जैसे मान लीजिए आपका चार्ज अभी सेंटर पे रखा है तो पूरे क्यूब का फ्लक्स तो मुझे पता है कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये फ्लक्स तो किसका हो गया? अब मुझे पूरे क्यूब का नहीं चाहिए, मुझे केवल इस वाली सरफेस का फ्लक्स चाहिए। क्या बोलो बता दोगे क्या? अगर इस वाली सरफेस का फ्लक्स चाहिए तो बोलो कौन कौन बता देगा? इस फ्लक्स को टोटल 6 पार्ट में डिवाइड कर दो। और अगर एक सरफेस का फ्लक्स अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो एक सरफेस का फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो बोलो 5 सरफेस अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो बोलो बेटा 5 सरफेस कितना होगा? क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन। ये बात किस किस को समझ में आएगी बताना जरा।
ये तो पूरे क्यूब का फ्लक्स और ये क्यूब की एक सरफेस का फ्लक्स। मैं बोलता क्यूब की इस वाली और इस वाली सरफेस पे मिलाकर फ्लक्स कितना है बताओ। इस वाली का फ्लक्स कितना है, क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट। इसका कितना है, क्यू बाई सिक्स। दो का फ्लक्स पूछूंगा तो दोनों का जोड़ लो। अगर पूरे क्यूब का पूछूंगा तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एक का पूछूंगा तो क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट। इसका और इसका पूछूंगा तो इसका और इसका जोड़ के बता दो कितना होगा। बोलो मानते हो ना। किस किस की बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है इसमें। अच्छा उसके बाद देखें, अच्छा सेकंड पॉइंट देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि जो आपका चार्ज है, सपोज करिए कि जो चार्ज आपका है, अब की बार इसको फेस के सेंटर पर रखते हैं। ये चार्ज की मैं क्या लिख रहा हूँ, पोजीशन लिख रहा हूँ। चार्ज कहाँ रखा है, फेस सेंटर पे। तो फेस सेंटर का मतलब कुछ इस तरह का मामला होगा। देखो आप एक बार जरा, अब ये डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखना। देखो ये तो आपके पास क्यूब हो गया, ठीक है बेटा, ये क्यूब आपके पास हो गया। इसका फेस क्या है, कितनी फेस है क्यूब में, सिक्स फेस है। किसी भी एक फेस के सेंटर पे चार्ज को रख दो, तो जैसे ये क्यूब की एक फेस हो गई ना। तो इस फेस का सेंटर यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ पर मैंने क्यू को रख दिया बेटा। मैंने चार्ज को की बार कहाँ रख दिया, फेस के सेंटर पे। बोलो ये क्या एक फेस का सेंटर है ना। अगर थोड़ा सा विजुलाइज करना चाहते हैं आप लोग, तो आप इसको विजुलाइज कर ले कि जैसे ये क्यूब मान लें एक बार के लिए। क्यूब तो नहीं है वैसे, तो क्यूबोइड है ये। एक बार के लिए इसको क्यूब मान लें, ठीक है ना। और चार्ज को ना मैंने यहाँ रख दिया, चार्ज को यहाँ रख दिया। बोलो ये जगह क्या है, क्या ये जगह फेस सेंटर है ना। ये जगह क्या हो गई, फेस का सेंटर ये जगह हो गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इस क्यूब का फ्लक्स निकालना है। सबसे पहले तो बताओ क्या आप इस क्यूब का फ्लक्स बता सकते हैं। बोलो कितना, क्यू बाई, नहीं बता सकते। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट गलत है, क्योंकि अगर आप क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इसका फ्लक्स लिख रहे हो तो इसके लिए ये जरूरी है कि चार्ज सरफेस में इनक्लोज्ड होना चाहिए। ये चार्ज के सरफेस में इनक्लोज्ड है क्या, तो जब तक चार्ज सरफेस में इनक्लोज्ड नहीं होगा तब तक आप इस पर गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं लगा सकते। अगर इस सरफेस के अंदर क्यू रखा होता तो आप उस सरफेस का फ्लक्स बोलते थे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जैसा यहाँ पर रखा है। इस केस में ये क्यू इनक्लोज था कि नहीं था, तो आपने इस क्यूब का फ्लक्स बोल दिया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इस केस में ये क्यू इनक्लोज्ड है कि नहीं है, क्लियर है बेटा। इस केस में ये क्यू इनक्लोज्ड है कि नहीं है, ये क्यू इनक्लोज्ड। अगर ये क्यू सरफेस के अंदर होता, ये तो सरफेस पर रखा हुआ है, सरफेस के अंदर होना चाहिए। नहीं समझ गए, सरफेस पर रखा होने में और सरफेस के अंदर रखा होने में डिफरेंस है। इस वाले केस में तो ये क्यू सरफेस पर था कि सरफेस के अंदर था, आपने लगा दी गॉस थ्योरम। इस वाले केस में ये क्यू सरफेस पर है कि सरफेस के अंदर है, आप अभी गॉस थ्योरम नहीं लगा सकते। अगर आपको गॉस थ्योरम लगाना है तो पहले चार्ज को सरफेस के अंदर इनक्लोज करो, तब जाकर आप गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। तो देखिएगा, मैं गॉस थ्योरम लगाने के लिए यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, इस क्यूब के ऊपर ठीक ऐसा एक और क्यूब रखने जा रहा हूँ। ये जो क्यूब है ना, इसके ऊपर ठीक ऐसा एक और क्यूब में रखने जा रहा हूँ। ध्यान से देखना आप लोग, ये देखो इस क्यूब के ऊपर एक और क्यूब मैंने यहाँ पर रख दिया। ये जो क्यूब है ना, इसके ऊपर एक और क्यूब रखने जा रहा हूँ। ये क्यूब है ना, इसके ऊपर एक और क्यूब रख देते हैं। एक बार इधर देखना, क्यूब के ऊपर एक और क्यूब रख दिया आपने। बोलो क्लियर है। अब एक बात बताओ, आप इस वाले क्यूब को और इस वाले क्यूब को मिलाकर एक क्लोज सरफेस मान सकते हैं। तो अब इन दोनों क्यूब को मिलाकर मैं नाम दे रहा हूं अपनी गॉसियन सरफेस। मतलब गॉसियन सरफेस वो सरफेस है मैं जिस पर अपना गॉस थ्योरम अप्लाई करने जा रहा हूं। तो मैं इस वाले क्यूब पर गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं कर रहा, मैं इन दोनों क्यूब को मिलाकर एक गॉसियन सरफेस मान लेता हूं और उस पर मैं अपना गॉस थ्योरम अप्लाई करता हूं। बोलो बात समझ में आ रही है। तो बोलो जो अब की बार जो गॉसियन सरफेस है ना, वो कितने क्यूब से बनी है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि गॉसियन सरफेस का फ्लक्स बताओ, कौन कौन गॉसियन सरफेस का फ्लक्स निकाल देगा, जल्दी बोलो। गॉसियन सरफेस कौन है, ये दोनों क्यूब मिलाकर। और क्या अब की बार चार्ज इस सरफेस में इनक्लोज है क्या, मैं इस क्यूब में इनक्लोज होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन दोनों क्यूब को मिलाकर एक नई सरफेस मान रहा हूं और उसके अंदर चार्ज इनक्लोज होने की बात कर रहा हूं। तो बोलो चार्ज क्या दोनों क्यूब में मिलाकर इनक्लोज है क्या। तो गॉसियन सरफेस का फ्लक्स बताओ कितना है। गॉसियन सरफेस का फ्लक्स हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बात किस किस को क्लियर है। मुझे फ्लक्स दोनों क्यूब का मिलाकर चाहिए था कि एक क्यूब का चाहिए था, एक का चाहिए था। मैंने अभी जो फ्लक्स लिखा है वो दोनों क्यूब का मिलाकर लिखा है। बोलो क्लियर है। अब कॉमन सेंस की बातें ध्यान से सुनना, कि जैसे मैंने चार्ज को यहाँ पर रखा, अब मैं यहाँ पर गॉस थ्योरम नहीं लगा पा रहा था, तो मैंने क्या करा, इसके ऊपर एक और क्यूब लाकर रख दिया। अब बताइए ये क्या क्यूब दोनों सरफेस में इनक्लोज हो चुका है, ये क्यूब दो क्यूब में इनक्लोज हो चुका है ना।
तो मैं दोनों क्यूब को मिलाकर बोल रहा हूँ गॉसियन सरफेस, मतलब दोनों क्यूब को मिलाकर मैं गॉस थ्योरम लगाने जा रहा हूँ। तो दोनों क्यूब में क्यू इनक्लोज था ना, तो दोनों क्यूब का फ्लक्स मिलाकर कितना हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात बताओ, जो चार्ज की पोजीशन है वो दोनों सरफेस के लिए सिमेट्रिकल है, बोलो। मुझे पता है कि दोनों सरफेस से मिलाकर इतना फ्लक्स है, तो एक सरफेस का फ्लक्स क्या होना चाहिए, ये फ्लक्स एक सरफेस का कि दो सरफेस का, तो बोलो एक सरफेस का फ्लक्स कितना हो, क्या बोलो आधा हो जाएगा ना, क्योंकि इस चार्ज से यहाँ पर रखने पर जो भी फील्ड लाइंस निकलेंगी, प्रैक्टिकल बात करो, जितने फील्ड लाइंस नीचे से निकलेंगी उतनी फील्ड लाइंस ऊपर वाले क्यूब से निकलेंगी। तो जितना फ्लक्स नीचे वाले क्यूब से है ठीक उतना फ्लक्स ऊपर वाले क्यूब से है, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री की वजह से बोल सकता हूँ ना कि जितना फ्लक्स नीचे वाले क्यूब से पास कर रहा है उतना ही फ्लक्स ऊपर वाले क्यूब से पास कर रहा है। तो नीचे वाले क्यूब का फ्लक्स और ऊपर वाले क्यूब का फ्लक्स क्या है, बराबर। और मुझे पता है कि टोटल फ्लक्स इतना है, तो अगर एक क्यूब का फ्लक्स चाहिए तो क्या करो, टोटल का आधा आधा कर दो। तो नीचे वाले क्यूब का जो फ्लक्स होगा टोटल फ्लक्स का आधा होगा, टोटल फ्लक्स आपका है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक क्यूब का फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बात किस किस को समझ में आएगी, कंफ्यूजन है? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं बात एक साइड की नहीं कर रहा, इसकी एक सरफेस की नहीं कर रहा, मैं बात क्यूब की कर रहा हूँ। मैं फ्लक्स क्यूब का लिख रहा हूँ ना कि एक साइड का लिख रहा हूँ। अरे मैं क्या बता रहा हूँ, फिर वही वाली बात, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ पहले तो वो समझी, क्या बता पहले वो समझ गई ना। इस वाली सरफेस पर अभी क्यों जा रही है, वहां तक में आएंगे ना, अभी एक एक स्टेप से चलते हैं अपन। अभी अपन बात किसकी कर रहे हैं, क्यूब की। तुम इस क्यूब की सरफेस पर पहुंच चुकी हो, वहां भी नहीं पहुंचना, जब मैं पहुंचाऊंगा तब पहुंचना है, ठीक है। अभी बात किसके फ्लक्स की हो रही है, वो समझ में आया नहीं आया, एक बार वापस देख लो बेटा आप लोग। अच्छा चार्ज जबकि बार यहाँ रखा हुआ था, इसकी सरफेस के सेंटर पर रखा हुआ था, फेस सेंटर बोल सकते हैं इसको। मैं सीधा गॉस थ्योरम नहीं लगा पा रहा था क्योंकि चार्ज इनक्लोज होना चाहिए, लेकिन चार्ज अभी सरफेस पर है तो गॉस थ्योरम नहीं लगती है, चार्ज इनक्लोज होता है तो गॉस थ्योरम लगती है। तो मैंने क्या करा बेटा, चार्ज को इनक्लोज करने के लिए इसके ऊपर एक और क्यूब लाके रख दिया। अब ये दोनों क्यूब मिलाकर चार्ज इनक्लोज कर रहे हैं, बोलो कर रहे हैं। तो मैं दोनों क्यूब को मान लेता हूँ गॉसियन सरफेस, दोनों क्यूब को क्या मान लेता हूँ, तो बता बेटा दोनों क्यूब का फ्लक्स कितना है, दोनों क्यूब में मिलाकर क्यू इनक्लोज है ना, तो दोनों क्यूब का मिलाकर जो फ्लक्स है वो है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स दोनों क्यूब का है, मुझे चाहिए एक क्यूब का, मुझे किसका चाहिए, अगर एक क्यूब का फ्लक्स आपको चाहिए तो एक बात बताओ, जो चार्ज की पोजीशन है वो दोनों क्यूब के लिए सिमेट्रिकल है। तो इस चार्ज से जो भी फील्ड लाइंस निकलेंगी, तो प्रैक्टिकल से बात है कि जितनी फील्ड लाइंस नीचे वाले क्यूब से पास होंगे ठीक उतनी फील्ड लाइंस ऊपर वाले क्यूब से पास होंगी। तो एक क्यूब को मिलने वाला जो फ्लक्स होगा वो टोटल फ्लक्स का आधा होगा, और आपको दोनों का टोटल फ्लक्स पता है कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब का फ्लक्स कितना होगा, तो एक क्यूब का जो फ्लक्स होगा 5 क्यूब जो होगा, दिस विल बी क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कोई डाउट है तो किसी को पूछ लो, ये क्यूब का फ्लक्स आ गया। अब बात करते हैं क्यूब के साइड के लिए। देखो मुझे क्यूब का फ्लक्स मालूम चल चुका है, क्यूब का फ्लक्स बोलो कितना है। अब चार्ज जो है यहाँ पर रखा हुआ है, आप ऐसे समझो कि जो अपनी रूम की छत है ना, उसके सेंटर पे जहां से कैमरा हिंज जो रखा है वहां पर देखो आप एक बार, वहां पर होल है ना एक छोटा सा, जहां पर कैमरा हिंज जो रखा है वहां पर एक छोटा सा होल है, तो वहां पर चार्ज रखा हुआ है। अब एक बात बताओ, उस चार्ज से जो भी फील्ड लाइंस निकलेगी ना, उस चार्ज से जो भी फील्ड लाइंस निकलेंगी, कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या हर सरफेस इक्वल पास करेगी, हर सरफेस इक्वल पास नहीं करेगी। अगर चार्ज वहां रखा है तो उस चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइंस के हर सरफेस इक्वल पास करेगी। ये तो मुझे पता है कि उस चार्ज से जो फील्ड लाइन निकलेंगी जितनी से पास करेगी उतनी उससे, उतनी उससे और उतनी सामने वाले से पास करेगी। लेकिन उस चार्ज की डिस्टेंस नीचे वाले से और इससे क्या अलग अलग है ना, तो मैं इस चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइंस को इन सरफेसेस में इक्वल बांट ही नहीं सकता हूँ। मुझे क्यूब का फ्लक्स तो पता है कितना चल गया, नहीं समझे बात, मुझे क्या पता चल गया, क्यूब का फ्लक्स, बोलो क्यूब का फ्लक्स कितना है। लेकिन अब मैं इस फ्लक्स को फर्दर इक्वल नहीं बांट सकता हूँ क्योंकि सिमेट्री नहीं है। पहले तो चार्ज आपका सेंटर पे था, तो चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइंस को आपने हर सरफेस में इक्वली बांट दिया था सिमेट्री की वजह से। लेकिन अब की बार चार्ज की पोजीशन सारी सरफेस के लिए सिमेट्रिकल, तो अब आप है ना इस फ्लक्स को अलग अलग सरफेस में नहीं बांट सकते। क्यूब का तो फ्लक्स आपने बता दिया, लेकिन क्यूब की एक फेस का फ्लक्स आप नहीं बता सकते अब की बार, बिकॉज चार्ज सारी सरफेस के लिए सिमेट्रिकल पोजीशन पर, इस केस में सिमेट्रिकल पोजीशन पे था तो एक सरफेस का बता दिया, क्यूब का भी बता दिया और एक सरफेस का भी बता दिया। जब चार्ज वहां रखा है तो मैं क्यूब का तो बता दिया क्यूब का कितना है, लेकिन ये क्यूब की एक सरफेस का बता सकते हो,
तो यहाँ पर एक सरफेस के फ्लक्स की बात नहीं होगी क्योंकि चार्ज सिमेट्रिकल पोजीशन पर नहीं है। ये बात किसको क्लियर है? हाँ, ये वाला यही तो समझाया बेटा मैंने। ये क्यू दो सरफेस में इनक्लोज्ड है। सरफेस का मतलब क्या? ये सरफेस समझ रहे हो क्या आप? एक क्यूब और दूसरा क्यूब, तो दोनों क्यूब का फ्लक्स इतना। तो अब इस तार से जो भी फ्लक्स निकलेगा दोनों में आधा आधा तो बटेगा ना। तो एक क्यूब का इतना। अरे यार, तुम दोनों के पास में मिला के 100 रुपए है और तुम दोनों को इक्वल इक्वल बांटना है, तो कितने कितने बांटोगे? तो इन दोनों क्यूब के पास मिलाकर इतना फ्लक्स है, मुझे एक क्यूब का फ्लक्स लिखना है कितना है। तो एक क्यूब का फ्लक्स इसका आधा ही तो होगा ना। नहीं समझे तुम लोग? कितने बच्चों का आ चुका बताओ पहले। चलो ठीक है। अच्छा, और भी देखें आप लोग। अच्छा, अब की बार ये चार्ज आपका कहाँ रखा था? फेस सेंटर पे। एक काम रखते हैं, साइड सेंटर पे रखते हैं। कहाँ रखते हैं? फेस सेंटर हो गया, अब साइड के सेंटर पे रखते हैं, साइड सेंटर। ठीक है ना? अब इधर देखें आप लोग, अब इसमें और दिमाग लगाना पड़ेगा अभी तो। और पूरा काम विजुअलाइजेशन का है, पहले बता दूं मैं आपको। अगर विजुअलाइजेशन अच्छी है तो ये चीजें समझ में आएंगी, और नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। देखो, चार्ज अब की बार यहाँ रखा है, ये क्यों यहाँ रखा है? अगर इस डस्टर के सेंस में अगर मैं इमेजिन कर रहा हूँ तो ऐसे समझो कि डस्टर की साइड हो गई ना, साइड के सेंटर पे चार्ज यहाँ रखा है, मतलब चार्ज अब की बार यहाँ पर है। कौन कौन विजुलाइज कर पा रहा है चार्ज कहाँ है? चार्ज यहाँ पर है। अच्छा, अब मुझे इस क्यूब का फ्लक्स निकालना है पहले तो। किसका फ्लक्स निकालना है? अगर क्यूब का फ्लक्स अगर निकालना है आपको, तो सबसे पहले तो बताओ क्या करेंगे? डायरेक्ट तो आप इसका फ्लक्स निकाल ही नहीं सकते, डायरेक्ट तो गॉस थ्योरम लगा ही नहीं सकते। गॉस थ्योरम डायरेक्ट तब लगा सकते हैं जब चार्ज सरफेस में इनक्लोज्ड हो, और चार्ज जब इस सरफेस पे इनक्लोज्ड है तो आप यहाँ पर गॉस थ्योरम नहीं लगा सकते। गॉस थ्योरम अगर लगाना है तो पहले इस चार्ज को इनक्लोज करो। बोलो क्लियर है? अब देखो, चार्ज को इनक्लोज करने के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना। इस डस्टर के पास एक और डस्टर रख दिया। बोलो, क्या चार्ज अब इनक्लोज हुआ? नहीं हुआ। सिमेट्रिकल इनक्लोज करना है मेरे को, तो बताओ अब क्या करें मैं? क्या दो क्यूब और लाके रख दूं? तो बोलो, क्या चार क्यूब में मिलाकर चार इनक्लोज हो गया? तो इस क्यूब को इनक्लोज करने में कितने क्यूब लगे? चार्ज को इनक्लोज करने में कितने क्यूब लगे? टोटल चार क्यूब लगे ना। चार क्यूब मिलाकर चार्ज को इनक्लोज कर रहे हैं कि तीन क्यूब कर रहे हैं? टोटल 4 क्यूब मिलाकर चार्ज इनक्लोज करवा रहे हैं। तो बोलो, चार क्यूब का फ्लक्स कितना है? अरे, चार क्यूब का फ्लक्स है ना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये फ्लक्स चारों क्यूब में इक्वल इक्वल बटेगा। सिमेट्री की वजह से ये फ्लक्स चारों क्यूब में क्या होगा? इक्वल इक्वल बटेगा। तो बताओ बेटा, एक क्यूब को मिलने वाला फ्लक्स, तो उस केस में जो क्यूब को मिलने वाला फ्लक्स होगा, दिस इज क्यू बाई 4। अब एक और बात बताओ, अगर इस रूम के सेंस में बात करें तो समझो कि चार्ज अब की बार यहाँ पर रखा है। ये जो साइड दिख रही है ना आपको ऊपर वाली, इसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है। अब देखो, इस क्यूब को मिलने वाला फ्लक्स मुझे पता चल गया कितना है, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। किस किस के बाद समझ में आएगी? क्यूब को, इस रूम को मिलने वाला फ्लक्स क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए, इस चार्ज से जो भी फ्लक्स निकलेगा, वो फ्लक्स क्या सारी सरफेस में इक्वल बटेगा? सारी सरफेस में इक्वल, क्योंकि चार्ज की पोजीशन सारी सरफेस के लिए सिमेट्रिकल। तो आप एक सरफेस के फ्लक्स की बात अभी भी नहीं करोगे। सेंटर वाले केस में बात कर ली थी, क्योंकि सेंटर वाले केस में चार्ज से निकलने वाला फ्लक्स सारी सरफेस में इक्वल बट रहा था, तो आपने एक सरफेस के फ्लक्स की बात कर ली थी। लेकिन चार्ज अगर इस साइड के सेंटर पर रखा है तो क्यूब का फ्लक्स मैंने निकाल दिया कि क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट है। लेकिन एक साइड का फ्लक्स में नहीं निकाल पा रहा। क्यों? क्योंकि चार्ज सिमेट्रिकल पोजीशन पर। किसको बात क्लियर है? चलो तो देखो, अब इसका डायग्राम बनो। कैसे एनक्लोज करा था आपने इसको? अच्छा, पहले क्यूब के बगल में एक और क्यूब रखा था। चलो, ये क्यूब के बगल में देखो, एक और देखते जाओ एक बार। क्यूब के बगल में एक और क्यूब रख दिया आपने, ये ठीक है। अब इनक्लोज हो गया। क्या करें? अच्छा, और भी रखें? चलो, ये और भी रख लो। चलो, बन गया क्या? बन गया।
चलो क्यूब कितने चार्ज में इनक्लोज हो गया? तो बोलो 4 क्यूब मिलाकर अब की बार क्या है बोलो? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस किसको बोल रहा हूं मैं? 4 क्यूब को मिलाकर। तो 4 क्यूब मिलाकर गॉसियन सरफेस है। तो बोलो 4 क्यूब का जो फ्लक्स है बोलो वो कितना है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये 4 क्यूब का फ्लक्स है ना? तो बोलो एक क्यूब का फ्लक्स बोलो कितना होगा? क्यू बाई 4 एप्सिलॉन। तो यहाँ पर अगर 5 क्यूब अपने को लिखना पड़े तो दिस इज क्यू अपॉन में 4 एप्सिलॉन। एक सरफेस की बात यहाँ भी नहीं होगी। क्लियर है? अच्छा और भी देखें आप लोग। अब बताओ चार्ज को कहाँ रखूंगा? वेरी गुड, कॉर्नर पर रखेंगे चार्ज को की बार। चार्ज को यहाँ रख दिया मैंने कॉर्नर पे, क्यू। चलो आंसर बोलना किसी को भी नहीं है, लेकिन आंसर कौन कौन बता सकता है ये बताओ मेरे को। आंसर बोलेगा कोई भी नहीं। क्यूब का फ्लक्स चाहिए मेरे को, कौन कौन बता सकता है? क्यूब का फ्लक्स बताना है बेटा। कौन कौन क्यूब का फ्लक्स बता सकता है बताओ। सारा खेल आपके विजुअलाइजेशन का है, मैं बताऊं। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई वेक्टर नहीं है, कोई बेसिक मैथ्स नहीं है। चलो कौन कौन बता सकता है बताओ, फटाफट हैंड रेज करो, सोचो पहले सब लोग। बताओ बेटा, आप बताओ। क्यूब का फ्लक्स, हाँ। एक क्यूब का, कॉर्नर वाले केस में एक क्यूब का क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट वाले हाथ खड़े करो पहले तो। एक क्यूब का क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। क्यू बाई 5 एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई 7 एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई 9 एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या होना चाहिए? क्यू बाई 8 होना चाहिए। हाँ, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए एक क्यूब का फ्लक्स। क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो इसका डायग्राम तो मैं नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि 8 क्यूब में एक साथ नहीं बना पाऊंगा। ध्यान से सुनो, विजुलाइज करा सकता हूँ मैं इसको बस आपको। एक बार इधर देखो सब लोग, इधर देखें आप लोग। चार्ज अब की बार कहाँ है? ये रहा क्यूब का कॉर्नर, दिख रहा है आपको? चार्ज अब की बार यहाँ है। अब की बार चार्ज को अगर मुझे इनक्लोज करना है तो सबसे पहले तो, और इनक्लोज करने में मुझे सिमेट्री का भी ध्यान में रखना है। याद है आपको? तभी जाकर मैं एक क्यूब के फ्लक्स तक पहुंच पाऊंगा अगर मैं चार्ज को सिमेट्रिकली इनक्लोज करूंगा तो जैसे मैंने क्या करा, इस क्यूब के पास एक और क्यूब रख दिया। चार्ज अभी यहाँ पर है, दिख रहा है आपको? अच्छा अब मैंने क्या करा कि दो क्यूब और यहाँ रख दिए। टोटल कितने क्यूब हो गए? और चार के ऊपर चार और रख दिए। कितने? तो बताइए चार्ज को सिमेट्री से इनक्लोज करने के लिए कितने क्यूब लगे? टोटल 8 क्यूब मिलाकर चार्ज को सिमेट्री के साथ इनक्लोज कर पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो 8 क्यूब में क्यों इनक्लोज है ना, तो 8 क्यूब में फ्लक्स है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब का फ्लक्स होगा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ना बात? तो देखो अब की बार यहाँ पर जो 8 क्यूब है वो आपके मिलकर गॉसियन सरफेस बनेंगे। 8 क्यूब मिलाकर क्या बनेंगे? गॉसियन सरफेस जो है वो 8 क्यूब मिलाकर आपकी बार आपके बनेंगे। तो बोलो 8 क्यूब का जो फ्लक्स होगा ना, 8 क्यूब का जो फ्लक्स होगा वो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बोलो बेटा एक क्यूब का जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अब ठीक है, अगर आपको विजुलाइज होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, याद तो रिजल्ट रखना ही। आप समझा दिया मैंने आता कैसे है? नहीं याद है तो याद रख लो। अगर चार्ज सेंटर पर है तो क्यूब का क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज अगर फेस सेंटर पे तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर साइड के सेंटर पर तो क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। कॉर्नर पर है तो ये किसका फ्लक्स है? ये एक क्यूब का लिख रहा हूँ। अच्छा इस वाले केस में, सेंटर वाले केस में मैं एक सरफेस का भी लिख सकता हूँ। इस वाले केस में लिख पाया एक सरफेस का? इस वाले केस में लिख पाया? इस वाले केस में भी एक सरफेस का मैंने नहीं लिखा। मैं सेंटर वाले केस में एक सरफेस का फ्लक्स लिख के दे सकता हूँ, दिस इज क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। और सेंटर वाले केस में भी आधे में क्यों लिख पा रहा हूँ? सिमेट्री की वजह से। सिमेट्री की वजह से मैं सेंटर वाले केस में एक सरफेस का लिख पा रहा हूँ। क्यूब का तो मैंने हर केस में लिख दिया देखो आप, लेकिन क्यूब की एक फेस का फ्लक्स मैं किस, केवल और केवल सेंटर वाले केस में लिख पा रहा हूँ। क्लियर है बात? थोड़ा सा और ज्यादा विजुलाइजेशन करेंगे, इस वाले केस को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें कि यहीं छोड़ दें? अच्छा अब एक बात बताना, ध्यान से सुनना। डायग्राम यहाँ करते हैं ताकि थोड़ा खराब नहीं होगी अपना। जैसे ये क्यूब आपके पास और चार्ज आपका रखा था कॉर्नर पर। कहाँ रखा था?
अच्छा, ये चार्ज चार्ज मान लो यहाँ पर है, चार्ज चलो मान लो कॉर्नर पर ही ना, ये भी तो कॉर्नर ही लिया है मैंने। अच्छा बताओ, ये चार्ज कितनी सरफेस से कांटेक्ट में है, कितनी सरफेस के टच हो रहे हैं? एक तो ये सामने वाली, एक ये वाली, और एक ये वाली। क्या तीन सरफेस से कांटेक्ट में है? अगर आप इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओगे ना, अगर आप इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओगे, तो इस चार्ज से निकलने वाली एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को और इस सरफेस को क्रॉस नहीं करेंगी। एक भी फील्ड लाइंस नहीं बना सकते। अगर आप चार्ज की ये फील्ड लाइन बनाई, ये इस सरफेस को क्रॉस कर रही है क्या? किस सरफेस के पैरेलल जा रही है? थोड़ी देर पहले मैंने एक पॉइंट बताया था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस को क्रॉस कर रही है तो सरफेस में फ्लक्स होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर सरफेस के पैरेलल जा रही है तो सरफेस में फ्लक्स। चलो और अच्छा विजुलाइज करो, ऐसे समझो कि जहां पर एक कैमरा है ना, वहां पर चार्ज है, ठीक है। अब इस कैमरे से मान लीजिए कि लाइट निकल रही है। अब इस कैमरे से जो भी लाइट निकलेगी, किसी भी ओरिएंटेशन में कैमरा को रख दो, वो लाइट इस सरफेस को क्रॉस नहीं करेगी, पैरेलल निकलेगी ना। इस सरफेस के भी पैरेलल निकलेगी और इस सरफेस के भी पैरेलल निकलेगी। इस कैमरे से निकलने वाली लाइट किस किस को क्रॉस कर सकती है? उस वाली को, उस वाली को, और फ्लोर वाली को। बोलो भाई, कितनी सरफेस से लाइन पैरेलल निकलेंगी बताओ? तीन सरफेस से लाइन पैरेलल निकलेगी, तो तीन सरफेस का तो फ्लक्स होगा ही नहीं। अरे मानते हो ना? तो तीन सरफेस में फ्लक्स होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये चार्ज आपकी कैमरे वाली पोजीशन पे नहीं, एक्चुअली कैमरा भी सेंटर पे नहीं है, चार्ज तो वहां पर है कॉर्नर पर। तो उस कॉर्नर के यहाँ पर अगर लाइट लगाते हैं, तो जो लाइट निकलेगी वो इस सरफेस को क्रॉस करेगी क्या, या पैरेलल निकलेगी? इस सरफेस के भी और इस सरफेस के भी। तो इन तीनों सरफेस से तो फ्लक्स हो ही नहीं सकता। इन सरफेस का तो बोलो फ्लक्स कितना होगा? जो लाइट निकल रही है वो कितनी सरफेस से क्रॉस हो सकती है? सामने वाली से, उधर वाली से, और इधर वाली से। मतलब मुझे क्यूब का फ्लक्स पता है, चार्ज जब कॉर्नर पर है तो बोलो क्यूब में कितना फ्लक्स आ रहा है? कॉर्नर पर रखा है चार्ज, क्यूब का फ्लक्स कितना है? हाँ बोलो ना इसको फिर, क्यूब बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अब इस क्यूब के भी 6 टुकड़े कर दिए मैंने। क्यूब का फ्लक्स मुझे पता है कि क्यूब बाई 8 एप्सिलॉन नॉट है। आप ऐसे समझो कि मेरे पास 80 रुपीज थे और 8 लोगों में बांटने थे। तो एक के मतलब एक के पास कितना आया? एक के पास 10 आया ना। अब जिसके पास 10 आया उसको भी 6 लोगों में बांटना है। मामला कुछ इस तरह का है। मेरे पास चार्ज जब कॉर्नर पर रखा हुआ था ना, क्यूब के कॉर्नर पर, तो इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए मैंने 8 क्यूब लगा दिए टोटल। 8 क्यूब ने मिलाकर चार्ज इनक्लोज किया, तो 8 क्यूब का फ्लक्स इतना आ रहा है। तो एक क्यूब के पास जो फ्लक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है? अब इस फ्लक्स को भी मुझे 6 सरफेसेस में बांटना चाह रहा हूँ। मैं इस सरफेस को कितने सरफेस में बांटना चाह रहा हूँ? डायरेक्ट नहीं, इसमें से 3 का तो जीरो है। कितने का जीरो है भाई? 6 सरफेस में बांटना है मुझे आगे इस फ्लक्स को। क्यूब को जो फ्लक्स मिल गया उसको मुझे 6 लोगों में बांटना है, और 6 में से 3 लोगों का फ्लक्स तो जीरो हो गया। किस किस का हो गया? इसका, इसका और इसका। याद होता है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट याद रख लेना। इन चीजों को लिख नहीं सकते, रट नहीं सकते। बात समझ रहे हो? केवल विजुलाइज कर सकते हैं। अगर विजुलाइज होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर याद ही रखना पड़ेगा। और कोई ऑप्शन फिर इसका नहीं है। कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है जहां पर मैं वैल्यू रख के सोल्व कर दूंगा। समझ गए क्या बात? साइंस से तो इतना विजुलाइजेशन आपका होना चाहिए, ठीक है। तो इसका, इसका और इसका तो फ्लक्स कितना हो गया? जीरो। तो ये जो क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट है, ये कितने लोगों में बटेगा? और तीनों लोगों में सिमेट्रिकल बटेगा, क्योंकि तीनों से डिस्टेंस बराबर है। इसकी वहां से डिस्टेंस ए, इसकी यहां से डिस्टेंस ए, और इसकी वहां से भी डिस्टेंस है। तो बोलो तीनों में क्या इक्वल इक्वल बटेगा? तो बताइए, अगर मैं यहाँ पर ये वाली सरफेस अगर बताऊं, बोलो इस वाली सरफेस का फ्लक्स बोलो कितना? बोलो, क्या जीरो है ना? इस वाली का क्यू बाई, इस वाली का, इस वाली का। किस किस के बात समझ में आ गई? किसके नहीं समझ में आया ईमानदार से बताना। कौन सा वाला पार्ट? विजुलाइज तो देखो करना ही पड़ेगा बेटा, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं। मतलब मैं इसको लिख को फिर भी नहीं बता सकता, विजुलाइज ही करा सकता हूँ। ये तो समझ में आ गया कि जैसे इस रूम के कॉर्नर पर अगर चार्ज को रख दो तो रूम का फ्लक्स है क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अब ये फ्लक्स भी टोटल 6, मतलब 600 में बांटना चाह रहा हूं मैं, जिसमें से 3 हिस्सों का फ्लक्स जीरो है, जिनके कांटेक्ट में चार्ज है। कौन कौन से कांटेक्ट में चार्ज है? रूम के सेंस में बात करो, इसके सेंस में बात करो, इसके सेंस में बात करें। तो चार्ज अगर कॉर्नर पर है तो इसके टच है, इसके टच है और इसके टच है, तो 3 का तो फ्लक्स जीरो, बची हुई 3 में इक्वल इक्वल बांट दो।
बराबर डिस्टेंस है। तो देखो अब ध्यान से देखो आप यहाँ पर अब। अच्छा अब देखो, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि एक तो इस वाली सरफेस का फ्लक्स अगर मैं आपसे पूछूं तो बोलो क्या मेरे को बता दोगे? बता सकते हो कितना है? बोलो कितना है? तो फाइव क्यूब जो है, फाइव क्यूब, तो फाइव क्यूब जो हो जाएगा आपके पास हो जाएगा क्यू बाई एट एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं बोलूं कि फाइव शेडेड, शेडेड सरफेस का फ्लक्स बताओ। जिस सरफेस को मैंने शेडेड कर रखा है उसका फ्लक्स बताओ, बोलो क्या? क्यू अपॉन में 24 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, किसको क्लियर हो गई ये बात? कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं वो देखो, बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं इस पर। इधर देख लो आप एक बार। देखो यहां पर मान लो क्यू है, 2Q, 3Q, 4Q, 5Q, 6Q, 7Q और 8Q। ये क्यूब आपको दे रखा है, क्यूब के कॉर्नर्स पर चार्ज रखे हैं। मैं इस वाले कॉर्नर पर Q, 2Q, 3Q, 4Q, ऐसे 8 कॉर्नर से लास्ट वाले कॉर्नर पर 8Q। मैंने बोला कि क्यूब का फ्लक्स बताओ। कौन कौन क्यूब का फ्लक्स बता सकते हैं बताओ? अच्छा, फ्लक्स इसके ले रहे कि वेक्टर है? तो एक काम करो, हर एक चार्ज के कारण फ्लक्स कंट्रीब्यूशन निकाल लो और सभी के फ्लक्स कंट्रीब्यूशन को सिंपल एडिशन कर दो। फ्लक्स वेक्टर थोड़ी स्केलर होता है ना, तो हर चार्ज का कितना कंट्रीब्यूशन क्यूब से है पहले वो निकाल लो। बोलो ये वाला क्यूब कॉर्नर पर है ना, इसका कंट्रीब्यूशन बताओ। मैं क्यूब से पूछ रहा हूँ कि क्यूब की एक सरफेस से पूछ रहा हूँ? क्यूब से पूछ रहा हूँ ना यार, क्वेश्चन तो पढ़ो आप। तो बोलो इस क्यूब के कारण, बोलो इस वाले क्यूब के कारण कंट्रीब्यूशन बताओ। कॉर्नर पर क्यू बाई एट एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका कंट्रीब्यूशन 2Q अपॉन एट एप्सिलॉन नॉट। इसका वैसे लास्ट वाले का Q, 2Q, 3Q, 4Q, ऐसे पूरा इतना लिखने की कहाँ जरूरत है? पहले वाले का Q बाई एट एप्सिलॉन नॉट, दूसरे वाले का 2Q बाई एट एप्सिलॉन नॉट, तीसरे वाले का 3Q बाई एट एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लास्ट वाले का 8Q बाई एट एप्सिलॉन नॉट। क्या करें आगे बताओ? हाँ तो पहले एलसीएम एलसीएम ले लो ना, कॉमन वॉमन ले लो थोड़ा सा। Q बाई एट एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, ब्रैकेट में Q प्लस 2Q प्लस 3Q डॉट डॉट 8Q। अरे ठीक है, क्या फर्क पड़ता है यार, नहीं भी लोगे तो क्या दिक्कत है? क्या ये गलत है क्या? तो फिर गलत नहीं है तो फिर डिस्कशन क्यों करना है? बोलो, जोड़ो फटाफट से इनको। मेरे को जोड़ना नहीं आता है, आप बताओ फटाफट कितना कितना। आप जो बोलोगे लिख दूंगा। 36 लिख दूं? तो ये हो गया 36Q अपॉन में एट एप्सिलॉन नॉट। और बताओ 9Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फाइनल आंसर। किस किस के बात समझ में आ गई? कंफर्म? क्या बेटा? अब तुम्हारी मर्जी, पड़े जैसे करो यार बेटा, ये जोड़ के आंसर करना है। ठीक है ना, मेरा काम यहाँ तक बताने का था। इसके बाद आगे मैथ्स अपने हिसाब से लगा सकते हो। अब इसको कैसे सोल्व करना है वो आपकी चॉइस है। ठीक है, लिख दो। हाँ कितना टाइम? हाँ कितना कितना? अच्छा यहाँ तक के लिए कितना टाइम? ठीक है, 4 मिनट दिया आपको, यहाँ तक लिख दो फटाफट से। नहीं वो बाद में लिखना आराम से, जब ब्रेक चलेगा तुम्हारा। मेरे पास ब्रेक तक के लिए यहाँ तक मैं लिख दूंगा ना। तुम तो यहाँ तक लिख दो फटाफट से ना, बस यहाँ तक लिख के रुक जाओ। क्यूब बनाने में जान निकलेगी अभी तुम्हारे, देखना। हाँ बोल बेटा बोल। ये वाला कौन सा? सेकंड वाला? हाँ हाँ हाँ, नहीं कर सकते। तो क्यूब का तो फाइंड कर ही रहा हूँ ना। फिर वही बात, बात एक क्यूब के लिए हो रही है ना, तो एक क्यूब की 6 सरफेस में बांटने की बात हो रही है ना।
नहीं, निकालना क्या चाहती है बता पहले मेरे को। एक सरफेस पे निकालना चाहती है, कोई बात नहीं, ये रूम ले ले, वो कैमरे वगैरह जो होल है ना जहां से इंजोर है कैमरा, वहां पर चार्ज है। अब बता, तो इस चार्ज को, मतलब इस चार्ज का फ्लक्स इस रूम में कैसे बांटेगी, ये समझा दे मेरे को। इसको छोड़, डायग्राम को हटा। यही तो कंडीशन है ना जो बोल रही है। अगर चार्ज वहां पर है तो इस चार्ज को कैसे इस रूम में बांटेगी बता मेरे को। इस रूम का तो निकाल दे मैंने, रूम का फ्लक्स कितना है। अब उस फ्लक्स को इस रूम की 6 सरफेस में बांटना है, उसको कैसे बांटेगी ये बता दे मेरे को। ऊपर छोड़ ना, इस रूम की। देख मेरी बात सुन, उस चार्ज की डिस्टेंस वाली बात तो सारी सरफेस से बराबर भी नहीं है। नीचे वाले से, फ्लोर से उसकी डिस्टेंस ए है, इधर से a/2 a/2 a/2, तो बांट ही नहीं सकते आप उसको। आराम से सोच ले, जब आ जाए समझ में तब बता देना मेरे से या पूछ लेना। हाँ हाँ, पूरे क्यूब का। वही तो बताया यार मैंने। जब चार्ज यहाँ रखा है तो इस रूम में तो फ्लक्स आ गया Q/8ε0। अब ये फ्लक्स में मुझे 6 सरफेसेस पे बांटना है, 6 में से 3 का तो जीरो हो गया, वन ही हुआ जिनका जीरो, बची हुई 3 में इक्वल इक्वल बढ़ जाएगा। तो अब उनमें से 3 कौन सी 3 का जीरो हुआ, जिनके कांटेक्ट में था। जो शेडेड सरफेस है उसके कांटेक्ट में नहीं है। अगर मैं इस वाली का पूछ लेता ना फ्लक्स, तो जीरो बताते आप। इस वाली का पूछा है तो जीरो की नॉन जीरो, नॉन जीरो, और Q/24ε0, क्योंकि 3 में बांटना है ना ये बराबर बराबर। हाँ, तो लाइन, अगर यहां से लाइन ड्रॉ करोगे आप, एक बात बता जैसे है, मतलब मॉड्यूल देना तेरा, चल मैं अपना खराब कर लेता हूँ। इधर देख, ये ले ले। क्यूब तो नहीं है मान रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, चार्ज यहाँ पर रखा है। अब इस चार्ज से फील्ड लाइंस बना, इस सरफेस से एक भी फील्ड लाइंस इससे आर पार नहीं करा सकता। कहाँ हो सकती है क्रॉस, बताओ ना। वो क्रॉस करेगी तो फिर वो इससे जा रही है, इससे थोड़े ना आर पार हो रही है। तो वो तो इससे तो फ्लक्स है ही ना। क्या इस वाली सरफेस से फ्लक्स है क्या। पैरेलल कैसे नहीं जा रही, ये रही ना पैरेलल। विजुलाइज करना है बेटा यार, मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है अब इसका, तो विजुलाइज करके देखना आप आराम से। तो इस, अरे यार वहां से जो लाइन निकलेगी इस सरफेस के, तुम लाइन सिर्फ पैरेलल ही कर सकते हो ना। इससे, तो इससे भी लाइन पैरेलल ही जाएगी ना, यो जाए, क्रॉस तो नहीं कर रहे। एक भी लाइन इस सरफेस को क्रॉस कर सकती है क्या, तो फिर इस सरफेस का जीरो हो गया ना। चलो एक और क्वेश्चन कराएं आपको। इधर देख लो पहले आप। नहीं कोई बात नहीं, अब इधर देख लो ना। इधर देखे सब लोग। अब की बार सीन कुछ इस तरह का है, पहले मैं विजुलाइज कराता हूँ, बाद में डायग्राम बनाता हूँ। ये देना बेटा पेपर। देखो, ये एक आपके पास स्क्वायर सरफेस मान लो, स्क्वायर नहीं है मान लो थोड़ी देर के लिए, लो मान लो स्क्वायर हो, ये लो। एक स्क्वायर सरफेस आपके पास है। ये कैसी सरफेस है, इसका साइड ए, ये ए तो ये भी, ये भी, ये भी, इसका सेंटर। ये सरफेस ऐसे रखिए, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर a/2 हाइट पर, इसके सेंटर से एक चार्ज क्यू है।
एक प्लेन सरफेस है, स्क्वायर शेप की सरफेस है, ए उसकी साइड है, सेंटर से परपेंडिकुलर a/2 हाइट पर एक चार्ज क्यू रखा है, इस सरफेस का फ्लक्स चाहिए। बताओ। क्वेश्चन तो समझ गए ना? जीरो क्यों होगा यार? देखो जीरो तो इसलिए नहीं है, जीरो तो इसलिए नहीं है, इधर देखो आप लोग, जीरो क्यों नहीं है नालायको? जब तुम चार्ज यहाँ रखोगे, चार्ज अगर तुमने यहाँ रखा, तो इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, क्या सरफेस को क्रॉस नहीं करेगी क्या? क्रॉस नहीं करती तो फ्लक्स नहीं होता, क्रॉस कर रही है तो फ्लक्स तो है। तो जीरो तो गलत है। कैसे? अच्छा कहां पर रखें? एक और सरफेस यहाँ रख दें? चल ठीक है, रख दे। अब ये सरफेस है, हाँ, चार्ज यहाँ है। क्यूब कहाँ है? स्क्वायर सरफेस है। मैंने क्यूब कब बोला भाई? मैंने स्क्वायर सरफेस बोल रहा हूँ मैं कब से। हाँ स्क्वायर सरफेस है। अब बताओ फटाफट से। क्यों भाई? कैसा है? क्यों भाई? कैसा है? इधर देखो तुम लोग, आंसर तो है क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट। और कैसे होगा इधर देखो, फिर जान निकलेगी भी तो तुम्हारी। इधर देखो पहले, फिर ट्राई करता हूँ फिर भी अपनी तरफ से। देखो एक बार, मामला कुछ इस तरह का है। ये सरफेस ऐसे रखी है, अब इसको बोर्ड पे बना तो नहीं सकता ना, तो ऐसे थोड़ा सा मैंने पुश करके बना दिया। अच्छा ये इसका सेंटर है ना, सेंटर से कितनी हाइट पर चार्ज है? a/2 हाइट पर। और कितना चार्ज है? ये क्यू चार्ज है a/2 हाइट पर। बोलो मानते हो? अब देखो, मैं ई कोस थीटा भी नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता पता है? अरे नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम नहीं है। ये कोस थीटा जब लगाते हैं जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यूनिफॉर्म मतलब पिछली क्लास में समझाया गया था मैं। अगर सब जगह इस चार्ज के कारण यहाँ पर फील्ड अलग अलग, लोकेशन का फील्ड भी तो अलग अलग है ना। तो जब आप ये कोस थीटा लिखोगे तो सवाल आता है ई कहाँ का लिखोगे? ई की तो हर जगह का अलग है। ये कोस थीटा मामला रिजेक्ट। गॉस थ्योरम भी नहीं लगा पा रहा। क्लोज सरफेस मस्ट होनी चाहिए। क्लोज सरफेस तो है ही नहीं है, ये तो प्लेन सरफेस है। क्या गॉस थ्योरम लगा पा रहा हूँ? चार्ज इनक्लोज ही नहीं आपका। तब एक काम करो, ट्राई करो इसको इनक्लोज करने की। अब सीन कुछ इस तरह का है, ध्यान तो सुनो। ये आपका फ्लोर है ना, ये एक स्क्वायर सरफेस है, और ये जो कैमरा वाली पोजीशन पे चार्ज है। बोलो। तो अब मैं यहाँ पर क्लोज सरफेस नहीं है तो गॉस थ्योरम नहीं लगा पा रहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक दीवार ये खड़ी कर दी मैंने, एक दीवार ये खड़ी कर दी, एक ये दीवार खड़ी कर दी, और एक पीछे वाली दीवार खड़ी कर दी, और ऊपर से लगा दी छत। अब क्या चार्ज क्लोज है क्या? कितनी सरफेस में क्लोज है? 6 सरफेस में क्लोज है। तो बोलो, ये 6 सरफेस मिलाकर कितना फ्लक्स पास कर रही है? 6 सरफेस से कितना फ्लक्स है? और चार्ज की पोजीशन हर सरफेस के लिए सिमेट्रिकल है क्या? तो इस सरफेस का फ्लक्स पूछा है मैंने। खत्म आंसर। बात समझ में आ गई? तो देखो, इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए एक दीवार तो यहाँ खड़ी करेंगे पहले। इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए पहले तो एक दीवार यहाँ खड़ी करेंगे। अरे समझ में आ गया? एक दीवार ये खड़ी कर दी, एक दीवार यहाँ खड़ी कर देंगे। अरे बोलो। फिर एक दीवार सामने, एक दीवार पीछे, और ये ऊपर से लगा देंगे छत। बोलो क्या चार्ज इनक्लोज हो गया क्या? बोलो चार्ज इनक्लोज कितने सरफेस में हुआ? तो ये 6 स्क्वायर सरफेस, 6 स्क्वायर सरफेस मिलाकर के बोलो क्या है आपकी बार? गॉसियन सरफेस। तो बोलो 6 स्क्वायर सरफेस, 6 स्क्वायर सरफेस का फ्लक्स बोलो कितना है? तो एक स्क्वायर सरफेस का फ्लक्स मेरे आपसे पूछा है। एक स्क्वायर सरफेस का फ्लक्स मैंने पूछा है, तो Q/6 है। हाँ, किसको समझ में आ गया, किसको नहीं आया ईमानदार से बताना। हो गया विजुलाइज बेटा? पक्का? चलो ठीक है, अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको।